आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंभू बॉर्डर पर एक और किसान ने खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। विपक्षी गठबंधन में तकरार पर खुलकर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा तो बंद कर दो इंडिया ब्लॉक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। उद्धव ठाकरे का जाग रहा है भाजपा प्रेम, फडणवीस के बाद संघ की तारीफ। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आपने दिल्ली के जाट समाज को दिया धोखा। 47 साल के बाद हो रही संभल दंगों की जांच, क्या 2027 की है तैयारी। अब समाचार विस्तार से। शंभू बॉर्डर पर एक और किसान ने जहर खा लिया है। जहर खाने से उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी एक किसान की इसी तरह जहर खाने से मौत हो गई थी। शंभू बॉर्डर पर जहर खाने से मरने वाले किसानों की संख्या 2 हो गई है। मरने वाले किसान का नाम रेशम सिंह है। रेशम ने शंभू मोर्चा में सल्फाज खा लिया। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में राजपुरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रेशम सिंह जगतार सिंह के बेटे हैं। वो तरन जिले के बिंड के रहने वाले थे। किसान नेता तेजबीर सिंह ने कहा कि रेशम सिंह शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन के बावजूद सरकार की तरफ से इसका समाधान न निकलने से नाराज थे। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि आज जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन का 45वां दिन है। अगर डलेवाल जी को कुछ हुआ तो सरकार से हालात नहीं संभलेंगे। मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। 328 दिनों से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर बैठे हैं। अब तक 35 किसान दम तोड़ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच जारी घमासान पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे याद है इंडिया गठबंधन की कोई समय सीमा नहीं थी। दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, इसीलिए नेतृत्व एजेंडा या हमारे अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में जेपी नड्डा पहले दिल्ली भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों से मिले। इस दौरान दिल्ली चुनाव के लिए गठित लगभग 30 से 32 समितियां बैठक के दौरान फीडबैक देंगी। इस बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा हो रही है और चुनावी रणनीतियों का निर्धारण किया जा रहा है। इस बैठक में जेपी नड्डा समिति के सदस्यों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी साझा कर रहे हैं। इससे पहले 18 दिसंबर 2024 को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति में दिल्ली भाजपा के सभी सांसद और अन्य मुख्य नेता शामिल थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को होगा और परिणाम 8 फरवरी 2025 को आएंगे। इस संबंध में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस ने भी अपने कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन भाजपा अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही सामने आएगी। इस प्रकार भाजपा चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और जेपी नड्डा की बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ में 6 लोगों की मौत के एक दिन के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत में धर्म के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि धार्मिक समारोह में जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लोग मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा, राष्ट्र और परिवार के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किस तरह से भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। लोग जाते हैं मरने के लिए नहीं, दुआ मांगते हैं बचने के लिए, सेहत के लिए, परिवार के लिए, वतन के लिए। वहाँ इन लोगों के इस तरह से मृत्यु हो जाए स्टैम्पीड में, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि ऐसी जगहों पे जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हजारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतजाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज न हो। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्योहार जो 12 साल के बाद आता है, गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज न हो। ये सरकार को देखना। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आरएसएस की प्रशंसा की है। खबर यह भी है कि आज आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये तीसरी मुलाकात है। मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की, विनती की है कि जो वोटर फॉर ऑल पॉलिसी है के लिए हमने जो लाई थी, घरों का स्टेटस, लीगल स्टेटस न दिखाते हुए उनको पानी मिलना, ये वापस उनको हमारा रिश्ता, क्योंकि हमने वो पॉलिसी लाई थी पिछले सरकार ने स्थगित की। और दूसरी जो पुलिस उनके काफी सारे विषय थे उनके घर सामना से भी तारीफ हो रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, सुप्रिया सुले जी भी तारीफ कर रही है। इसमें ज्यादा कोई रीड करने की जरूरत नहीं है, अच्छे कामों में हम साथ देंगे। और हमने ये पहले भी कहा है, सदन में भी कहा है कि विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, जनहित के कामों के लिए, जनता के कामों के लिए साथ आके काम करना जरूरी है। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक साथ है, कांग्रेस यूबीटी, लेकिन दिल्ली में कल ही शिवसेना यूबीटी ने सपोर्ट अनाउंस किया है। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए, और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कहा कि आपने दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया है। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। लिस्ट में दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार के किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को
प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा 26 मार्च 2015 को। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। सभी 70 सीटों पर एक चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ चुनाव लड़ने की अपील की है। साथ ही कहा कि दिल्ली में आप बड़ी पार्टी है। उनके इस बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो वो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है, कोई सीट नहीं ला रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं का एक तो चुनाव लड़ना और अपने घमंड में चूर होकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एलजी को और केंद्र सरकार की एजेंसियों को शिकायत करना। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? आपके तो एलजी और केंद्र सरकार दुश्मन होने चाहिए, आप उनके साथ मिलके जो है आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है सारी अपोजिशन पार्टीज को जो है आहत करती हैं। उनको भी लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है गलत कर रही है और उनकी जो केंद्रीय जो उनकी लीडरशिप है वो जो इस पे चुप बैठी है उसमें उसकी मौन सहमति है। इसलिए लोगों ने जो है खुल के जो है किया। देखिए, क्योंकि क्या है उनका टारगेट है भारतीय जनता पार्टी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार फैला रही है। भाजपा स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री आवास में कई महंगी लग्जरी आइटम्स होने का झूठा दावा कर रही है। वरना क्या वजह है कि कल आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को मीडिया के साथ अंदर नहीं जाने दिया गया था। वहीं नए प्रधानमंत्री आवास को सबको देखने के लिए खोल देना चाहिए। कब से भाजपा दुष्प्रचार कर रही थी अरविंद केजरीवाल जी के निवास को लेकर। जब पूर्व मुख्यमंत्री का निवास खोल दिया गया, कहा कि मीडिया को ये भी देखना चाहिए और पीएम आवास जो राजमहल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए बनवाया है वो भी देखना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? क्यों अंदर जाने नहीं दिया हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को और मीडिया को कल? क्योंकि दुष्प्रचार कर रही थी भाजपा इतने टाइम से। दुष्प्रचार, झूठ बोल रही थी कि वहाँ पर मिनी बार है, कि वहाँ पर स्विमिंग पूल है, कि वहाँ पर गोल्ड की सीट्स हैं। भ्रम और झूठ फैला रही थी। झूठी पार्टी है भाजपा। पर अब हमने दोनों आवास खोलने की गुजारिश की है। खोल दीजिए ना, पीएम आवास भी खोल दीजिए, राजमहल। पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोविड टाइम में 2750 करोड़ का क्या बनवाया था। जो 2750 करोड़ टैक्स पेयर का मनी लगा है, तो देखने दीजिए टैक्स पेयर्स को भी कि 300 करोड़ का कालीन कैसा दिखता है, 200 करोड़ का झूमर कैसा दिखता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने अन्य राज्यों के नेताओं पर भरोसा करने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। अलका लांबा ने पिछले दशक में उनके प्रदर्शन पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर उन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण काम किया है तो उन्हें अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगना चाहिए। केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है। और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे दिल्ली में, उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से निशाने पर लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था। मुझे याद नहीं है कि उन्होंने 2012-13 में भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो। आपका चरित्र है कि वे जितने भी चुनाव में गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने के लिए गए हैं। सर ऐसा है, कुछ भी अरविंद केजरीवाल कहें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस के खिलाफ तीखे हमले किया। तो मुझे याद नहीं है 2012-13 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो, न अपने कैंपेन में न उसके बाद। और ये आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे चरित्र और चाल, जितने चुनाव में ये लोग गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने गए। इसलिए जब इन पर ये आरोप लगता है और पता चलता है कि ये एक तो ये हार रहे हैं, दूसरा ये आरोप कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्योंकि आम जन में अगर आप बात करेंगे, खासकर दिल्ली के बाहर अगर आप किसी आम जन से बात करेंगे, तो ये स्पष्ट बात कहता है कि ये सिर्फ जो है वहां कांग्रेस को हराने आती है। एक और मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपको इतना परहेज है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, तो आरएसएस को पत्र आपने क्यों लिखा? कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्र नहीं लिखता है। जिस गुहार से आपने पत्र लिखा था, यह माना जाता है कि एक तरीके से अपने पेट्रन को या अपने जो व्यक्ति आपका ध्यान रखता है उसको आप पत्र लिखते हैं। आरएसएस को पत्र लिखना, कांग्रेसियों ने तो कभी इस तरीके का पत्र नहीं लिखा। ठीक है, कभी बातचीत होती होगी किसी न किसी स्तर पर, सब राजनीतिक व्यक्तियों से होती है, लेकिन आप किसी से गुहार करें तो गुहार तो आप अपने से करते हैं ना। तो इनका आरएसएस से क्या संबंध है, क्या नहीं है, ये तो सब जग जाहिर, इसमें कोई नई बात। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने वक्फ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जमीन को वापस लेने वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा संविधान को नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टिकट लेने के दौरान मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इस दावे से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में है, संविधान नहीं मानती है। एक तरफ तो वक्फ बिल को प्रवर समिति को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी नजूल एक्ट को प्रवर समिति को दिया जाता है, केंद्र में भी वक्फ बिल को प्रवर समिति को दिया जाता है, और दूसरी तरफ इस तरीके के दावे किए जाते हैं। क्या आप संविधान नहीं मानते हैं? क्या वक्फ में जो सुधार होने चाहिए आप वो किए बगैर चीजों को आप कब्जा करना चाहते हैं? आप देश में किसी तरीके के कानून को नहीं मानते। यही तो हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि देश में मजबूत संविधान है और संविधान प्रदत्त ही सारी चीजें होंगी। मुख्यमंत्री जी के इस वचन से या इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी देश के संविधान को नहीं मानते। बहुत दुखद घटना है। इस इतने श्रद्धालुओं का एक साथ मारे जाना, ये अपने आप में जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है उसकी असक्षमता दिखाता है। जब वहां पर भीड़ थी, सबको पता था, तो उसके एडुकेट इंतजाम क्यों नहीं सरकार ने किए? सरकार प्रसाद चेक करने के लिए तो रहती है, लेकिन श्रद्धालुओं को जो है सुविधा देने के लिए नहीं। बहुत दुखद घटना है। इसमें राजनीति से इतर बहुत स्पष्ट है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार ने संभल में 2027 को अभिषेक साधने का मन बना लिया है। संभल में मंदिरों के मिलने और बावड़ियों के खोद कर निकालने की घटनाओं के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1978 के संभल दंगों की जांच फिर से कराने की मांग की है। 46 साल के बाद इस फैसले ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने साल 1978 में संभल में हुए दंगों की फाइल 46 साल के बाद फिर से खोलने का फैसला किया है। एसीएस होम ने संभल प्रशासन से 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने पिछले महीने बयान दिया था कि संभल में हुए दंगों में कथित 184 लोगों की मौत हुई थी और कई बेघर हुए थे। हालांकि आधिकारिक मरने वालों का आंकड़ा 24 था। विधान परिषद के सदस्य ने फिर से संभल दंगे की जांच की मांग की थी। संभल दंगे की फाइल फिर से खोलने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सपा और कांग्रेस इसको राजनीतिक लाभ उठाने वाला कदम बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। 1978
1975 के बाद 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, चारों बीजेपी के रहे हैं। अब तक इन्होंने दंगे की बात नहीं की। अभी इस वक्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। इस फाइल खोलने को बीजेपी सरकार संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को न्याय देने के रूप में देख रही है, क्योंकि पीड़ित हिंदू थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया था। संभल हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर भी राजनीति हो रही है। सीएम योगी ने विधानसभा में 178 लोगों के मरने की बात कही थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में 24 लोग मारे गए थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया था, जिस पर अब कांग्रेस की ओर से असहमति जताई गई है। विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने आज कहा कि इंडिया गठबंधन अभी भी है, जब तक भाजपा रहेगी तब तक उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन रहेगा। राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। जाहिर सी बात है कि 3 पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो तीनों में एक प्रतिस्पर्धा है जो बहुत ही जेन्युइन है। और जब कांग्रेस ये सवाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल किस बैकग्राउंड में आए थे? अरविंद केजरीवाल ने जो सत्ता संभाला था वो बैकग्राउंड था कि वो बेहतर करेंगे शीला दीक्षित के किए हुए कामों से। लेकिन क्या हुआ? शीला दीक्षित ने जिस तरह से काम करके दिल्ली को बनाया, बढ़ाया, लगा कि हाँ एक कैपिटल है जहां सब लोग आ सकते हैं, देश भर के लोग वहां पहुंचे और देश भर के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। जिस तरह का काम उन्होंने किया, उस बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद थी कि वो कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ ज्यादा अच्छा करेंगे, तो झंझट में गुजर गया। जब देखिए तो गुस्से में चिढ़े हुए रहते हैं, तो चिढ़ करके, गुस्सा करके तो राजनीति होती नहीं है। इसीलिए उनका भी वही हाल है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, कसके बोलो और जनता को बेवकूफ बनाओ। तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया तो क्या गलत कहा है? राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जहां सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने प्लानिंग की है। सारे मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार को विपक्ष घेरेगा। हालांकि 31 जनवरी को सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर कहा कि प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसके लिए जनता पिस रही है। नहीं, प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी विधानसभा का सत्र चालू हुआ 31 तारीख से, तो जिन्होंने सरकार ने जो नए जिले बने थे उनको रद्द किया है, उसको लेकर जनता बहुत आक्रोश है। परीक्षाओं के में लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसके पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और हम सदन को चलवाने की बात रखेंगे अध्यक्ष जी से, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, जुमले दिए हैं, भाषण दिए हैं, घोषणाएं करी हैं। धरातल पर जो किसान के हाल है, नौजवान के हाल है, उससे जवाब मांगने का काम हम सरकार से करवाएंगे। और सदन के अंदर मुझे लगता है कि जो 1 साल का कार्यकाल है उस पर हर तरह से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। कनाडा में जहां एक तरफ सियासी हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। हरदीप सिंह निज्जर के कथित 4 हत्यारे जमानत पर रिहा हो गए हैं। कनाडा सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को अब इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल सबूतों के अभाव में कनाडा पुलिस निचली कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स पर रिहा कर दिया है। जिस हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसी हत्याकांड में कनाडा की पुलिस की पेशी नहीं हुई, जबकि कथित 4 हत्यारे करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल कर दिए गए थे। कनाडा के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जब कोर्ट में पुलिस पेश नहीं हुई तो इसी के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपील की, जहाँ 18 नवम्बर को पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद पुलिस के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। कनाडा सरकार का दस्तावेज साफ तौर पर बता रहा है कि ये 4 कथित आरोपी अब कनाडा पुलिस की कस्टडी हिरासत जेल में नहीं है, इन्हें स्टे ऑफ प्रोसीडिंग पर रिहा कर दिया गया है। कनाडा ने निज्जर मर्डर केस में साल 2024 में मई के महीने में 4 भारतीयों को अरेस्ट किया था। IHIT ने 3 मई को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए 3 भारतीय नागरिक
करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। तीनों व्यक्ति एडमंटन में रहने वाले भारतीय नागरिक थे और उन पर फर्स्ट डिग्री की हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसी के बाद आरोपी अमरदीप सिंह को भी इस केस में अरेस्ट किया गया था। अमरदीप सिंह पर फर्स्ट डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।